आज के इस वीडियो में हम मौर्यकालीन सामाजिक स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। मौर्य काल तक आते आते वर्णाश्रम व्यवस्था को एक निश्चित आधार प्राप्त हो चुका था। वर्ण कठोर होकर जाति के रूप में बदल गए, जिसका आधार जन्म था। यूनानी लेखकों के विवरण से जाति व्यवस्था के अत्यंत जटिल होने की सूचना मिलती है। मैगसनीज, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और उन्होंने इंडिका नामक जो अपनी पुस्तक लिखी है उसमें भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा है, जो है दार्शनिक, कृषक, योद्धा, पशुपालक, कारीगर, निरीक्षक और मंत्री। कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति के बाहर विवाह कर सकता था और न उससे भिन्न पेशा ही अपना सकता था, परंतु दार्शनिक उसके अपवाद थे और वे किसी भी वर्ग के हो सकते थे। मैगसनीज का यह वर्गीकरण व्यवसाय के आधार पर किया जान पड़ता है। इससे न तो ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित 4 वर्णों का बोध होता है और न ही तत्कालीन समाज की बहुसंख्यक जातियों की ही सूचना हमें मिलती है। दार्शनिक समाज के बुद्धिजीवी वर्ग थे। उनका राज दरबार एवं समाज में बड़ा सम्मान था। राज्य अपने राजस्व का एक भाग दार्शनिकों के भरण पोषण पर व्यय करता था। वे समाज की शिक्षा एवं संस्कृति के रक्षक थे। इस वर्ग में ब्राह्मण तथा श्रमण दोनों ही आते थे। वे सादा जीवन व्यतीत करते थे तथा अपना समय अध्ययन और शास्त्रार्थ में व्यतीत करते थे। इनमें से कुछ जंगलों में निवास करते थे, कंदमूल फल खाते थे तथा वृक्षों की छाल पहनते थे। यूनानी लेखकों ने भी वनों में रहने वाले सन्यासियों का उल्लेख किया है। अशोक के अभिलेखों में गृहस्थ सन्यासियों तथा वनों में विचरण करने वाले श्रमणों का उल्लेख मिलता है। चारों आश्रमों की व्यवस्था भी समाज में प्रचलित थी। देश की संख्या का बहुत बड़ा भाग कृषकों का था। वे सादगी का जीवन व्यतीत करते तथा नगर की चहल पहल से दूर रहते थे। मैगसनीज के अनुसार वे सदा अपने कामों में लगे रहते थे तथा जिस समय सैनिक युद्ध करते थे उस समय भी कृषि कर्म में व्यस्त रहते थे। कृषकों के बाद संख्या में सबसे अधिक क्षत्रिय वर्ग के लोग थे। वे केवल सैनिक कार्य किया करते थे। कृषक, कारीगर तथा व्यापारी सैनिक कर्तव्यों से मुक्त रहते थे। वे गांवों में निवास करते थे। पशुपालक तथा शिकारी खानाबदोश जीवन व्यतीत करते थे। कुछ शिकारी राज्य की ओर से कृषि को क्षति पहुंचाने वाले जीव जंतुओं को नष्ट करने के लिए नियुक्त किए जाते थे और इस कार्य के लिए उनको पारितोषिक मिलता था। कारीगरों का समाज में बड़ा सम्मान था तथा उसकी अंग क्षति करने वाले राज्य की ओर से दंडित किए जाते थे। अर्थशास्त्र से हमें पता चलता है कि समाज में दासों की स्थिति संतोषजनक थी। उन्हें संपत्ति रखने तथा बेचने का अधिकार प्राप्त था। उनके द्वारा अनुचित व्यवहार करने वाले स्वामी अर्थशास्त्र में दंडनीय बताए गए हैं। साधारणतः युद्ध में बंदी बनाए गए तथा मलेच्छ लोग ही दास के रूप में रखे जाते थे। अशोक के अभिलेखों में भी दासों तथा भृत्यों के साथ उचित बर्ताव करने का उपदेश दिया गया है। अशोक के समय में बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण जाति प्रथा की कठोरता में पर्याप्त शिथिलता आ गई थी। रोमिला थापर, आर.एस. शर्मा जैसे कुछ आधुनिक इतिहासकार मौर्यकालीन समाज में शूद्रों की स्थिति अत्यंत दयनीय होने की बात कहते हैं। वे भारतीय दासों की समता यूनान तथा रोम के दासों से स्थापित करते हैं। उनके अनुसार मौर्य काल में राजकीय नियंत्रण अत्यंत कठोर था। प्राकृतिक साधनों के अधिकाधिक उपयोग की लालसा से राज्य में शूद्र वर्ण को रोमीय हेलाटों की स्थिति में ला दिया गया। रोमिला थापर ने बताया कि अशोक ने कलिंग युद्ध के 1.5 लाख बंदियों को बंजर भूमि साफ कराने तथा नई बस्तियां बसाने के कार्यों में नियोजित कर दिया।
शर्मा मौर्यकालीन समाज की तुलना यूनान तथा रोम के समाज से करते हुए लिखते हैं कि यूनान तथा रोम में दास जो कार्य करते थे ठीक वही कार्य भारत में शूद्र किया करते थे। यद्यपि भारतीय समाज दास समाज नहीं था, किंतु यह विचार अतिवादी है। यूनानी लेखक मैगसनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता, जो इस बात का प्रमाण है कि भारत में दासों की दशा यूनान तथा रोम के दासों से कहीं बहुत अच्छी थी। इस मत के लिए कोई आधार नहीं है कि अशोक ने 1.5 लाख युद्धबंदियों को बंजर भूमि साफ कराने के लिए नियोजित कर दिया था। वह कहीं अपने उद्देश्य पर प्रकाश नहीं डालता। निर्वासन के अन्य कारण भी हो सकते हैं। संभव है कि विद्रोह की आशंका को समाप्त करने के लिए उन्हें कलिंग से हटा दिया गया हो। आर.सी. मजूमदार का विचार है कि वे दक्षिण पूर्व एशिया में चले गए, जहां उन्होंने भारतीय संस्कृति का प्रचार किया, किंतु यह सभी संभावनाएं ही हैं। यूनान तथा रोम के दास जो कुछ भी करते थे वह सभी आधुनिक मजदूरों द्वारा किया जाता था, किंतु मात्र कार्यों की समानता से ही कोई वेतनभोगी श्रमिक दास नहीं हो जाता है। जैसा कि डॉक्टर ओम प्रकाश ने लिखा है कि दास की अवधारणा के अंतर्गत दास कहे जाने वाले स्वामित्व दूसरों के पास होता है, जो स्वामी कहलाता है। बंधुआ मजदूर दास श्रमिक नहीं होता तथा औद्योगिक मजदूर बंधुआ मजदूर नहीं कहा जा सकता। दासों की बड़ी संख्या के अभाव में बड़े पैमाने पर दासता की बात नहीं कही जा सकती। यदि हम यूनानी रोमन दासों को भारतीय शूद्र मान ले तो यह मानना पड़ेगा कि वहाँ शूद्र स्वतंत्र किसान नहीं थे तथा उन्हें संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। अर्थशास्त्र में स्पष्ट वार्ता अर्थात कृषि, पशुपालन एवं वाणिज्य को शूद्र का धर्म बताया गया है। शूद्र कृषक का भी उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ है शूद्र किसान। उन्हें सेना में भर्ती होने तथा संपत्ति रखने का भी अधिकार था। वह कृषि योग्य भूमि खरीद सकता था। दायगत नियमों में वर्ण संकर जातियों तक की उपेक्षा नहीं की गई है। अतः मौर्य समाज की दशा यूनानी रोमन समाज के दासों से बहुत अच्छी थी। गौतम धर्मसूत्र, जो अर्थशास्त्र से प्राचीनतर है, में भी वार्ता को शूद्र का वर्णधर्म बताया गया है। मनुस्मृति से भी पता चलता है कि शूद्रों को संपत्ति का अधिकार था। समाज में संयुक्त परिवार की प्रथा थी। लड़कों के लिए व्यस्तता की आयु 16 वर्ष तथा कन्याओं के लिए 12 वर्ष होती थी। स्मृतियों में वर्णित विवाह के 8 प्रकार इस समय समाज में प्रचलित थे। तलाक की प्रथा थी। तलाक पति पत्नी की संपत्ति से संभव था। पति के बहुत समय तक विदेश में रहने या उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी उसका त्याग कर सकती थी। इस प्रकार पत्नी के व्यभिचारिणी होने या बंध्या होने जैसी दशाओं में पति उसका त्याग कर सकने का अधिकारी था। पति की मृत्यु हो जाने पर स्त्री अपना पुनर्विवाह कर सकने के लिए स्वतंत्र थी। विवाहता स्त्री के उपहार तथा आभूषण उसकी अपनी संपत्ति यानी सृजन होती थी। पति के अत्याचारों के विरुद्ध पत्नी न्यायालय में जा सकती थी। स्त्रियों के द्वारा अन्याय अथवा अत्याचार करने वाले राज्य की ओर से दंडित किए जाते थे। कुलीन परिवारों में बहुविवाह की प्रथा थी। समाज में अंतर्जातीय विवाह का भी प्रचलन था। उच्च जाति के व्यक्ति का अपने नीचे की जाति में विवाह अनुलोम तथा उच्च जातीय कन्या का निम्न जातीय वर्ग के साथ विवाह प्रतिलोम कहा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य का यूनानी कन्या के साथ विवाह हिंदू समाज में एक क्रांतिकारी कदम था। यूनानी लेखकों के विवरण से पता चलता है कि स्त्रियां सम्राट की अंगरक्षिका नियुक्त की जाती थी। अर्थशास्त्र में स्त्री के लिए असूर्य पश्या यानी सूर्य को न देखने वाली, अवरोधन तथा अंतपुर शब्दों का प्रयोग हुआ है। इससे ऐसा निष्कर्ष निकलता है कि समाज में पर्दा प्रथा भी प्रचलित रही होगी। संभवतः यह उच्च कुलों तक ही सीमित थी। अर्थशास्त्र में गणिकाओं का उल्लेख हुआ है, जिनकी देखरेख करने के लिए गणिकाध्यक्ष नामक पदाधिकारी नियुक्त होते थे।
इस वर्ग की महिलाओं में अभिनेत्री, नर्तकी, गायिका आदि सम्मिलित थी। यूनानी लेखकों ने भारतीयों के अनुशासित एवं सरल जीवन का उल्लेख किया है। मैगसनीस लिखता है कि लोग मितव्ययी तथा उच्च नैतिक आचरण वाले होते थे। वे सत्य एवं गुणों का समान रूप से आदर करते थे। उनके भोजन में अन्न, फल, दूध तथा मांस सम्मिलित थे। अन्नों में गेहूं, चावल तथा जौ का प्रयोग होता था। मैगसनीस ने भारतीयों के खाने के ढंग का इस प्रकार वर्णन किया है कि जब वे खाने बैठते थे तो उनके सामने तिपाई के आकार की एक मेज रख दी जाती है। उनके ऊपर एक सोने का प्याला रखा जाता है। इसमें सर्वप्रथम चावल डाला जाता है। इसके बाद भोजन के अन्य पकवान एवं पदार्थ परोसे जाते हैं जो भारतीय विधि द्वारा तैयार किए जाते हैं। मौर्यकालीन भारतीय अच्छे वस्त्रों एवं आभूषणों के शौकीन थे। उनके कपड़े सोने एवं बहुमूल्य पत्थरों से जुड़े हुए होते थे। बड़े लोगों के पीछे छत्र धारण किए हुए सेवक चलते थे। रथ दौड़, घुड़दौड़, सांड युद्ध, हस्ती युद्ध, मृगया आदि मनोविनोद के साधन थे। नट, नर्तक, गायक, वादक, मदारी, चारण, विदूषक आदि विविध प्रकार के लोग नाना प्रकार के मनोरंजन किया करते थे। राज्य की ओर से अनेक प्रकार के उत्सवों एवं मेलों का आयोजन किया जाता था। अशोक ने कई हिंसक मनोरंजन के साधन के ऊपर पाबंदी लगा दिया था। इस प्रकार जो मौर्यकालीन सामाजिक जीवन का वर्णन हमें मिलता है।